जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके ही शो में जिसका नाम है कुछ भीगे पन्ने फ्रॉम यादों की किताब। और मैं आपकी होस्ट, यस आई एम योर होस्ट एंड योर दोस्त अंजना मेहता, जो हर बार लेकर आती है एक नई कहानी। लेकिन आज की कहानी वही है जो हमने पिछले सप्ताह एक मोड़ पर आकर रोक दी थी। तो सस्पेंस बना है तब से। तो आगे की कहानी आगे की कहानी का नाम हम फिर से आपको एक बार बता देते हैं कि कहानी का नाम क्या है। पिछले सप्ताह की जो कहानी हमने जिस मोड़ पर ला करके रोकी थी उस कहानी का नाम था सुहागिने, जिसे लिखा है मोहन राकेश जी ने। तो आगे की कहानी बताने से पहले मैं इसके चरित्रों का थोड़ा सा बखान कर देती हूँ, जिससे कि इस कहानी में आप लोगों को और मज़ा आए। मैं जिस मोड़ पर लाकर छोड़ी थी किरदारों का नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो इसमें जो भूमिका में है उनका नाम है मनोरमा, की जॉब करती हैं और उनके पति उनके साथ नहीं रहते, किसी दूसरे शहर में रहते हैं, जिनका नाम है सुशील, जिन्हें वे चिट्ठियाँ लिखती रहती हैं। और उनके घर में एक काम करने वाली बाई है जिनका नाम है काशी, जिनके बच्चे हैं, जो इन्हीं के घर के सामने एक सर्वेंट क्वार्टर है उसमें ये रहती हैं। और इनके जो पति हैं, इनके भी पति बाहर रहते हैं किसी दूसरी महिला के साथ। तो यही कहानी हमने एक मोड़ पर लाकर छोड़ दी थी कि इनके पति आते हैं और काशी की खूब पिटाई करते हैं। तो दोस्तों अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। 2 दिन बाद अयोध्या चला गया तो मनोरमा ने आराम की सांस ली। उसे रह कर लगता था कि किसी भी क्षण वह अपने पर काबू खो देगी और चपरासी से धक्के दिलवाकर उस आदमी को स्कूल के कंपाउंड से निकलवा देगी। वह आदमी शक्ल से ही कमीना नजर आता था। उसके बड़े बड़े मैले दांत, काले होठ और खूंखार जानवरों जैसी चुभती आंखें देखकर लगता था कि उस आदमी को ऐसी शक्ल के लिए ही उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। उसके चले जाने के बाद उसका मन काफी हल्का हो गया। दफ्तर के कुछ काम जो वह कई दिनों से टाल रही थी उसने उसी दिन बैठकर पूरे कर दिए। उस दिन शाम की डाक से उसे सुशील की चिट्ठी भी मिल गई। उसने चिट्ठी दफ्तर में नहीं खोली और चिट्ठियों का डिक्टेशन अगले दिन लेने के लिए कहकर क्वार्टर में चली गई। चारपाई पर बैठकर उसने पेपर लाइन से धीरे धीरे लिफाफा खोलकर जैसे उसे चोट ना पहुंचाना चाहती हो, चिट्ठी दफ्तर के कागज पर बहुत जल्दी लिखी गई थी। मनोरमा को अच्छा नहीं लगा, मगर फिर भी उसने एक एक पंक्ति उत्सुकता के साथ पढ़ी। सुशील ने लिखा था कि जल्दी एक जगह उमी की सगाई तय हो रही है। लड़का अच्छी नौकरी पर है। सभी ने यह रिश्ता पसंद किया है। हो सके तो वह उमी की शॉल जल्द भेज दे। उमी के ब्याह के लिए भी उन लोगों को कुछ पैसे बचा कर रखने चाहिए। अंत में उसने उसे अपनी सेहत का ध्यान रखने को लिखा था। मधुर आलिंगन तथा अनेक चुंबनों के साथ चिट्ठी समाप्त हुई थी। मनोरमा काफी देर तक चिट्ठी हाथ में लिए बैठी रही। उसे पढ़कर मधुर आलिंगन और अनेकानेक चुंबनों का कुछ भी स्पर्श महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वह पानी पीने के लिए झुकी हो और
उसने रात को खाना खाने के बाद वह चिट्ठी का जवाब लिखने बैठी, मगर कलम हाथ में लेते ही दिमाग जैसे बिल्कुल खाली हो गया। उसे लगा कि उसके पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है। पहली पंक्ति लिखकर वह देर तक कागज को नखून से कुरेदती रही। आखिर बहुत सोचकर उसने कुछ पंक्तियां लिखी। पढ़ने पर उसे लगा कि वह चिट्ठी उन चिट्ठियों से खास अलग नहीं है जो वह दफ्तर में बैठकर क्लर्क को डिक्टेशन करवाया करती है। चिट्ठी में बात इतनी ही थी। उसे इस बात का अफसोस है कि वह शॉल और कोट का कपड़ा अभी तक नहीं भेज पाई। जल्दी वह ये दोनों भेज देगी और अंत में उसकी तरफ से भी मधुर आलिंगन और अनेकानेक चुम्बन। रात को वह देर तक सोचती रही कि कौन कौन सा खर्च कम करके वह 40-50 रुपए महीना और बचा सकती है। दूध पीना बंद कर दे, कपड़े खुद धोया करे। ज्यादा खर्च तो काशी की वजह से ही होता था। वह चीजें मांग कर भी ले जाती थी और चुरा कर भी, मगर उसने पहले भी आजमा कर देखा था कि वह स्कूल का काम करती हुई साथ अपनी रोटी नहीं बना सकती या कुछ भी छौंक भूनकर पेट भर लेती थी। अगले दिन उसने खाने पीने में कई तरह की कटौतियां कर दी। काशी से कह दिया कि दूध वह सिर्फ चाय के लिए ही लिया करे और दाल सब्जी में घी बहुत कम इस्तेमाल किया करे। बिस्कुट और फल भी उसने बंद कर दिए। कुछ दिन तो बचत के उत्साह में निकल गए, मगर फिर उसे अपने स्वास्थ्य पर इन कटौतियों का असर दिखाई देने लगा। 2 क्लास में पढ़ाते हुए उससे चक्कर आ गया, मगर उसने अपना हट नहीं छोड़ा। उस महीने की तनख्वाह मिलने पर उसने शॉल के लिए 40 रुपए अलग निकाल कर रख दिए। रुपए रखते समय उसके चेहरे का भाव ऐसा था जैसे सुशील की उसके सामने खड़ा हो और वह उसे चिढ़ाना चाहती हो कि देख लो, इस तरह की बचत से शॉल और कोट के कपड़े खरीदे जाते हैं। उसके स्वभाव में वैसे भी कुछ चिड़चिड़ापन आ गया था। वह बात बेबात हर एक पर झल्ला उठती थी। एक दिन स्कूल जाने से पहले वह आईने के सामने खड़ी हुई तो कुछ चौंक गई। उसके चेहरे का रंग फीका पीला पड़ गया है। उस दिन दफ्तर में बैठे हुए उसके सिर में सख्त दर्द हो आया और वह 12 बजे से पहले ही उठकर क्वार्टर में आ गई। बरामदे में पहुंचकर उसने देखा कि काशी उसके पैरों की आवाज़ सुनते ही जल्दी से अलमारी बंद करके चूल्हे की तरफ गई है। उसने रसोई घर में जाकर अलमारी खोल दी। घी का डिब्बा खुला पड़ा था और उसमें उंगलियों के निशान बने थे। मनोरमा ने काशी की तरफ देखा। उसके मुंह पर कच्चे घी की कनियां लगी थी और वह ओट करके अपनी उंगलियां दुपट्टे से पोंछ रही थी। मनोरमा एकदम आपे से बाहर हो गई। पास जाकर उसने उसे चोटी से पकड़ लिया। चोटी? उसने चिल्लाकर कहा। मैं इसीलिए सूखी सब्जी खाती हूँ कि तू कच्चा घी हजम किया करे। शर्म नहीं आती? कमजात, निकल जा यहाँ से। मैं आज से तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। उसने उसकी पीठ पर एक लात जमा दी। काशी औंधे मुंह गिरने को हुई, मगर अपने हाथों के सहारे संभल गई। पल भर वह दर्द से आंखें मूंदे रही। फिर उसने मनोरमा के पैर पकड़ लिए। मुंह से उससे कुछ नहीं कहा गया। मैं तुझे 24 घंटे का नोटिस दे रही हूँ, मनोरमा ने पैर छुड़ाते हुए कहा। कल इस वक्त तक स्कूल का क्वार्टर खाली हो जाना चाहिए। सुबह ही क्लर्क तेरा हिसाब कर देगा। उसके बाद तूने इस कंपाउंड में कदम भी रखा तो। और वह हटकर वहां से आने लगी। काशी ने बढ़कर फिर उसके पैर पकड़ लिए। बहन जी, पैर छू रही हूँ, माफी दे दो, उसने मुश्किल से कहा। मनोरमा ने फिर भी पैर
झटके से छुड़ा लिए। उसका एक पैर पीछे पड़ी चायदानी को जा लगा। चायदानी टूट गई। बिखरे हुए टुकड़े की आवाज ने क्षण भर के लिए दोनों को स्तब्ध कर दिया। फिर मनोरमा ने अपना निचला होठ काटा और दन दनाती हुई वहां से निकल गई। कमरे में आग पर बाम लगाया और फिर मुंह लपेटकर लेट गई। शाम की डाक से फिर सुनील की चिट्ठी मिली। में वही सब बातें थी। उमी की सगाई हो गई थी। पिछले इतवार वे लोग पिकनिक पर गए थे। उमी ने एक कोने में कुछ पंक्तियां लिखकर खुद अपनी शॉल के लिए अनुरोध किया था। साथ ही ये भी लिखा था कि भाभी को सब लोग बहुत बहुत याद करते हैं। मन में बहुत झुंझलाहट भर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह झुंझलाहट काशी पर है, अपने पर है या सुशील पर। ना जाने क्यों उसे लगा कि सड़क पर कंकड़ पत्थर पहले से ही ज्यादा है और वह गोल सड़क ना जाने कितनी लंबी हो गई है। रास्ते में 2 बार उसे थक कर पत्थरों पर बैठना पड़ा। वह रास्ता बहुत मुश्किल से कटा। उसे लगा ना जाने कब से वह घिसती हुई उस गोल सड़क पर चल रही है और आगे भी ना जाने कब तक उसे इसी तरह चलते रहना है। गेट के पास पहुंचकर सुबह की घटना फिर उसके दिमाग में ताजा हो गई। काशी के क्वार्टर से फिर खामोशी छा गई। मनोरमा को एक क्षण के लिए ऐसा महसूस हुआ कि काशी क्वार्टर खाली करके चली गई है और उस बड़े कंपाउंड में उस समय वह बिल्कुल अकेली है। उसका मन सिहर गया। उसने कुंती को आवाज दी। कुंती लालटेन लिए अपने क्वार्टर से बाहर निकल आई। तेरी माँ कहाँ है? मनोरमा ने पूछा। अंदर है। और कुंती ने एक बार अंदर की तरफ देखा। क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, बैठी है। मनोरमा ने देखा काशी का क्वार्टर काफी खस्ता हालत में है। दरवाजे का चौखट काफी कमजोर पड़ गया है, जिससे दरवाजा निकलकर बाहर आ जाने को है। रोज वह उस क्वार्टर के सामने से कई बार गुजरती थी। रोज ही उस दरवाजे को देखती थी, मगर पहले कभी उसका ध्यान उस पर नहीं रुका था। इस क्वार्टर में काफी मरम्मत की जरूरत है, कहकर वह जैसे क्वार्टर का मुआयना करने के लिए अंदर चली गई। काशी उसे देखते ही कर उसके पास आ गई। मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देख लिया, मगर उससे कोई बात नहीं की। दीवारें पीली पड़कर अब काली होने लगी थी। एक रोशनदान भी दीवार से निकलकर नीचे गिरने को आने को था। छत में चारों तरफ मकड़ी के जाले लगे थे, जो आपस में मिलकर एक बड़े से मकड़े के जाल के रूप में थे। कमरे में जो थोड़ा बहुत सामान था वह इधर उधर अस्त व्यस्त पड़ा था। एक तरफ 3 बच्चे एक ही थाली में रोटी खा रहे थे और अलग अलग सूरतों वाली शुष्क रोटियां। उसे देखकर बच्चों के हाथ और मुंह चलने बंद हो गए। सबसे छोटा लड़का, जो करीब 4 साल का था, लोई में लिपटा हुआ एक कोने में था। उसकी आंखें मनोरमा के साथ साथ कमरे में घूम रही थी। मनोरमा ने बच्चे के गालों को सहलाया और उसके सिर पर हाथ फेर दिया। डॉक्टर को दिखाया क्या? जी दिखाया था, काशी ने कहा। उसने 10 टीके बताए हैं। 2-2 रुपए का एक टीका आता है। बोलते बोलते उसका गला भर आया। लगवाए नहीं? अब मनोरमा ने उसकी तरफ देखा। कैसे लगवाती? काशी की आंखें जमीन की तरफ झुक गई। जितने रुपए थे वे सब तो वह निकाल कर ले गया था। मैं इसे कासे की कटोरी मलती हूँ, कहते हैं उससे ठीक हो जाता है। बच्चा बिटर उन दोनों की तरफ देख रहा था। मनोरमा ने एक बार फिर उसके गाल को सहला दिया और बाहर चल दी। कुंती दहलीज के पास खड़ी थी। वह रास्ता छोड़कर हट गई। इस क्वार्टर में अभी सफेदी होनी चाहिए, मनोरमा ने चलते चलते कहा। यहाँ की
यहाँ की हवा में तो अच्छा भला आदमी बीमार हो सकता है। काशी के क्वार्टर से निकलकर वह धीरे धीरे अपने क्वार्टर का जीना चढ़ी। ठक ठक की आवाज, अकेला बरामदा, कमरे में जो चीजें वह बिखरी छोड़ गई थी वे अब करीने से रखी थी। बीच में मेज पर रोटी की ट्रे ढक कर रख दी गई थी। केतली में पानी भरकर स्टोव पर रख दिया गया था। कोट उतारकर शॉल ओढ़ते हुए उसने बरामदे में पैर की आवाज सुनी। काशी चुपचाप आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। क्या बात है? मनोरमा ने रूखी सी आवाज में पूछा। रोटी खिलाने आई हूँ, काशी ने धीमी ठहरी आवाज में कहा। चाय का पानी भी तैयार है, कहीं तो चाय बना दो। मनोरमा ने एक बार उसकी तरफ देखा और आंखें हटा ली। काशी ने कमरे में आकर बटन दबा दिया। पानी आवाज करने लगा। मनोरमा एक किताब लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में काशी चाय का प्याला बनाकर उसके पास ले आई। मनोरमा ने किताब बंद कर दी और हाथ बढ़ाकर प्याली ले ली। काशी के होठों पर सूखी सी मुस्कुराहट आ गई। बहन जी, कभी नौकर से गलती हो जाए तो इतना गुस्सा नहीं करते, उसने कहा। रहने दे ये सब बातें, मनोरमा ने झिड़क कर कहा। आदमी से एक बार बात कही जाए तो उसे लग जाती है, पर तेरे जैसे लोग भी हैं जिन्हें बात कभी छूती भी नहीं। बच्चे सूखी दाल रोटी खाकर रहते हैं और माँ को खाने को कच्चा घी चाहिए। ऐसी माँ किसी ने नहीं देखी होगी। काशी का चेहरा ऐसे हो गया जैसे किसी ने उसे अंदर से चीर दिया हो। उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहन जी, इन बच्चों को पालना ना होता तो मैं आज आपको जीती नजर ना आती, उसने कहा। एक अभागा भूखे पेट से जन्मा था, अब दूसरा भी उसी तरह से आएगा तो उसे जाने क्या रोग लगेगा। मनोरमा को जैसे किसी ने ऊंचे से धकेल दिया। चाय के घूंट भरते हुए भी उसके शरीर में कई ठंडी सिहरने भर गई। वह पल भर चुप रहकर काशी की तरफ देखती रही। तेरे पैर फिर भारी हैं? उसने ऐसे पूछा जैसे उसे इस पर विश्वास ही ना रहा हो। काशी के चेहरे पर जो भाव आया उसने नई बेहाता का सा संकोच भी था और एक झंझलाहट भी। उसने सिर हिलाया और एक ठंडी सांस लेकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। मनोरमा को पल भर के लिए लगा कि अरुधया उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उसने चाय की प्याली पीकर रख दी। काशी प्याली उठाकर बाहर ले गई। मनोरमा को लगा कि उसकी बाहें ठंडी होती जा रही हैं। उसने शॉल को पूरा खोलकर अच्छी तरह लपेट लिया। रोटी कब खाएंगी? उसने पूछा। मनोरमा ने जवाब देने की जगह उससे पूछ लिया। डॉक्टर ने कहा था कि 10 टीके लगवाने से बच्चा ठीक हो जाएगा। काशी ने खामोश रहकर सिर हिलाया और दूसरी तरफ देखने लगी। मैं तुझे 20 रुपए दे रही हूँ, मनोरमा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। कल जाकर टीके ले आना। उसने ट्रंक से अपना बटवा निकाला और 20 रुपए निकाल कर मेज पर रख दिए। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बाहें इस कदर ठंडी क्यों होती गई है। उसने बाहों को अच्छी तरह से अपने में सिकोड़ लिया। खाना खाने के बाद वह देर तक बरामदे में कुर्सी डालकर बैठी रही। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सारे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही है। वह ठीक से नहीं समझ पा रही थी कि वह सिहरन क्या है और क्यों शरीर के हर रोम में उसका अनुभव हो रहा है, जैसे उस सिहरन का संबंध किसी बाहरी चीज से ना होकर उसके अपने
अपने आप से ही था, जैसे उसी की वजह से उसे अपना आप बिल्कुल खाली लग रहा था, बिल्कुल खाली लग रहा था। हवा बहुत तेज थी और देवदार का जंगल जैसे हुआ हवा के झोंके उमड़ती लहरों की तरह शरीर को घेर लेते थे और शरीर उनमें बेबस सा हो जाता था। उसने शॉल को कसकर बाहों पर लपेट लिया। लोहे का गेट हवा के धक्के खाता हुआ आवाज़ कर रहा था। पल भर के लिए उसकी आंखें मूंद गई तो उसे लगा कि अयोध्या अपने काले होठ खोले उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है और लोहे का गेट चीरता हुआ धीरे धीरे खुल रहा है। उसने सिहर कर आंखें खोल ली और अपने माथे को छुआ। माथा बर्फ की तरह ठंडा था। वह कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। उठते हुए शॉल कंधे से उतर गया और साड़ी का पल्ला हवा में फड़फड़ाने लगा। बालों की कई लटें उड़कर सामने आ गईं और उसके माथे को सहलाने लगी। कुंती, उसने फिर आवाज़ दी। कुंती, उसने कमज़ोर स्वर में आवाज़ दी। आवाज़ हवा के समंदर में कागज़ की नाव की तरह डूब गई। कुंती, उसने फिर आवाज़ दी। इस बार काशी अपने क्वार्टर से बाहर निकल आई। कुंती जाग रही हो तो उसे मेरे पास भेज दे, आज वह यहीं सो जाएगी। कहते हुए मनोरमा को महसूस हुआ कि वह किस हद तक काशी और उसके बच्चों पर निर्भर करती है और उन लोगों का पास होना उसके लिए कितना ज़रूरी है। कुंती सो गई है, मगर मैं अभी उसे जगाकर भेज देती हूँ, कहकर काशी अपने क्वार्टर में जाने लगी। सो गई है तो रहने दे, जगाकर भेजने की ज़रूरत नहीं। मनोरमा बरामदे से कमरे में आ गई। कमरे में आकर उसने दरवाज़ा इस तरह बंद किया जैसे हवा एक ऐसा आदमी हो जिसे वह अंदर आने से रोकना चाहती हो। वह अपने में बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। रजाई ओढ़कर वह बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखें छत की कड़ियों पर फिसलने लगी। वह आंखें बंद नहीं करना चाहती थी, जैसे उसे डर था कि आंखें बंद करते ही अयोध्या काले होठ सामने आ जाएंगे। वह अपना ध्यान बटाने के लिए सोचने लगी कि सुशील को चिट्ठी में क्या क्या लिखना है। लिख दे। अकेली रहकर उसे डर लगता है और वह उसके पास चली आना चाहती है। और भी जो इतना कुछ वह महसूस करती है, क्या वह सब उसे लिख पाएगी? लिखकर सुशील को समझा सकेगी कि उसका अपना आप इतना खाली खाली क्यों लगता है और वह अपने इस अभाव को भरने के लिए उससे क्या चाहती है। माथे पर आई लटें उसने हटाई नहीं थी। वह हल्का हल्का स्पर्श उसकी चेतना में उतर रहा था। कुछ ही देर में वह महसूस करने लगी कि साथ ही चारपाई पर एक नन्हा सा बच्चा सोया है। उसके नन्हे नन्हे होठ आम की पत्तियों की तरह खुले हैं और उसके सिर के नरम बाल उड़कर मुंह पर आ रहे हैं। वह कोहनी के बल होकर उस बच्चे को देखती रही और फिर जैसे उसे चूमने के लिए उस पर झुक गई। धन्यवाद, मोहन राकेश। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आपको अगर हमारी इन कहानियों के माध्यम से कुछ और भी आप लोगों को अपने द्वारा कोई संदेश देना हो या कुछ भी कहना हो तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह बुधवार शाम 7 बजे फिर मिलेंगे। तब तक आप एंजॉय कीजिए और
तब तक आप एंजॉय कीजिए और उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है। अभी के लिए आपको हर बार की तरह एक गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ। अभी के लिए आप उस गीत को सुनिए और सुनना ना भूलें रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान, एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। आप हमारे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण यानी रिपीट टेलीकास्ट गुरुवार दोपहर 2 बजे भी सुन सकते हैं। अभी के लिए मैं यानी आपकी नौमिता आपसे विदा लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की उड़ान, एक उड़ान ऐसी जिसकी कोई सीमा नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। और जाने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपना वोट ज़रूर देने जाइएगा। आपका वोट बहुत कीमती है क्योंकि इससे बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ संवर सकता है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।